गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की मिलिट्री ताकतों में भारत कितने स्थान पर है? तो मिलिट्री ताकतों में भारत जो है चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर एक संस्था है जो कि ये तय करती है दुनिया भर के देशों में कि मिलिट्री ताकत सबसे ज़्यादा जो है किसके पास है ना? तो इनका जो एक रिपोर्ट हाल ही में आया है उनमें ये तय किया गया है कि भारत जो है मिलिट्री ताकतों के अनुसार चौथे स्थान पर है। ठीक है? तो इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट ना रह जाए, है ना? और आप अपना एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है? तो आइए इनका पहला पॉइंट जो है, दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकत के अनुसार रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर है। तय क्लियर हो गई? दुनिया भर के देशों में मिलिट्री ताकत जो तय करती है, वो कौन-सी संस्था है? तो ग्लोबल फायर पावर है। टॉप 10 जो भी ताकतवर देश है उनके नाम दिए गए हैं। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे रूस है, थर्ड नंबर पे चीन है और चौथे नंबर पे भारत है ना? पांचवें नंबर पे दक्षिण कोरिया है, छठे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, सातवें नंबर पे जापान है, आठवें नंबर पे तुर्की है, नौवें नंबर पे पाकिस्तान है और 10वें नंबर पे इटली है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि 9वें नंबर पे पाकिस्तान है, यानी जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क दुश्मन है पाकिस्तान, वो जो है 9वें नंबर पे है, हम उनसे कई आगे हैं, यानी कि चौथे नंबर पे हम लोग हैं, है ना? तो एक संस्था कौन-सी है? तो ग्लोबल फायर फायर पावर है जो कि क्या तय करती है? तो मिलिट्री ताकत तय करती है ना? सारे देशों का, ठीक है? तो भारत जो है चौथे नंबर पे है, ठीक है? किसमें? तो मिलिट्री ताकतों में। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी बिज़नेस मैगज़ीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व दुनिया के देशों में भारत कितने नंबर पे है? तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार भारत जो है 9वें नंबर पे है। ठीक है? इनके कुछ पॉइंट्स है वो जान लीजिए। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया के देशों में अमेरिका के पास सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है ना? गोल्ड रिजर्व क्यों किया जाता है देशों में? ताकि ये कोई आपातकालीन स्थिति ऐसे अगर आ जाए तो आपका जो गोल्ड है जो आप रिजर्व करके रखते हैं उन्हीं को काम में लिया जाता है ना? तो ये जो है भारत जो है 9वें नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है? टॉप 10 देश है इसमें, तो पहले नंबर पे अमेरिका है, ठीक है? ये किसके अनुसार तय किया गया है? तो अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार तय किया गया है ना? तो इनके टॉप 10 जो देश है वो आप जान लीजिए। पहले नंबर पे जो है अमेरिका है, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे इटली है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, पाँचवें नंबर पे रूस है, छठे नंबर पे चीन है, सातवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है, आठवें नंबर पे जापान है, नौवें नंबर पे भारत है और 10वें नंबर पे नीदरलैंड है। तो यहाँ की 9वें नंबर पे भारत जो है जो कि 800.78 टन गोल्ड रिजर्व कर किए हैं, ठीक है? और जो अमेरिका है 81,336.46 टन गोल्ड रिजर्व है उनके पास, ठीक है? पहले नंबर पे अमेरिका है। चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को कितने दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है? ठीक है? तो ये 30 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है, ठीक है? भारतीय स्टाम्प जो है उनको 30 दिनों में पूरा करने के लिए कहा गया है। इनके कुछ पॉइंट्स वो आप जान लीजिए। भारत सरकार ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के ड्राफ्ट पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगी है, ठीक है? तो 30 दिनों के जितने भी राज्य में होंगे सभी को 30 दिनों के अंदर ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है? अगला पॉइंट है इनका जान लीजिए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का 2 एक राजकोषीय कानून है, ठीक है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार एक राजकोषीय कानून है जो कि लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर टैक्स से संबंधित कानून बनाता है, ठीक है? तो ये संस्था क्या करती है? तो टैक्स यानी कि लेन-देन जो होते हैं उन पे टैक्स से संबंधित कानून बनाती है, ठीक है? तो किसके अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत, ठीक है? इसको कितने दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है? तो 30 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरी भाषा
कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है? कोकबोरोक दिवस एक त्रिपुरी भाषा को ही कहते हैं, तो वो मनाया गया है 19 जनवरी को, ठीक है? हर साल मनाते हैं वो। इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाते हैं, ठीक है? इनके अगला पॉइंट जान लीजिए, इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। यानी कि कोकबोरोक दिवस जो होते हैं उन्हें त्रिपुरी भाषा यानी कि त्रिपुरी भाषा दिवस भी मनाते हैं वो, ठीक है? यह राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। त्रिपुरा राज्य की जो है एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। त्रिपुरा कोकबोरोक भाषा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले कोकबोरोक दिवस की 46वीं वर्षगांठ थी, ठीक है? तो ये जो है 46वीं बार मना चुके हैं ये कोकबोरोक दिवस, ठीक है? इतना आप याद रखिए। कब मनाया है वो? तो 19 जनवरी को मनाए हैं। कौन सा दिवस? तो कोकबोरोक दिवस, ठीक है? कौन से राज्य में? तो त्रिपुरी राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 9 क्लासिकल शास्त्रीय भाषाओं में फारसी भाषा को किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है? 9 क्लासिकल भाषा है, ठीक है, जिसमें से फारसी भाषा को शामिल किया गया है, ठीक है? इनके कुछ पॉइंट्स है वो जान लीजिए आप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 क्लासिकल भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है, ठीक है? तो 9 क्लासिकल भाषाएं हैं जिसमें एक को इन्होंने तय कर लिया है कि इसको शामिल किया जाएगा, यानी कि कौन से भाषा को? तो फारसी भाषा को। अभी तक इसमें कितने भाषा हैं? तो अभी तक इसमें 6 भाषा है, जिसमें से तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया उड़िया भाषा शामिल है, उड़िया भाषा है, ठीक है? तो कौन कौन से 6 है? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा शामिल है। और दूसरा कौन आने वाला है? तो फारसी भाषा आने वाला है। चलिए इतना आप याद रखिए, किसके द्वारा शामिल किया गया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा ये तय किया गया है, ये शामिल किया जाएगा, ठीक है? चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री किस दिन बनी थी? तो किस दिन बनी थी ये आपको याद होना चाहिए। पहली प्रधानमंत्री जो बनी थी वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, आपको याद होगा। किस दिन बनी थी? तो 19 जनवरी को बनी थी, ठीक है? 19 जनवरी 1966 को बनी थी। इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहीं, ठीक है? कब से? तो जनवरी 1966 से 1977 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहीं, ठीक है? तो डेट नहीं दिया रहता है, ठीक है? तो डेट इसलिए दिया गया है कि किस दिन वो बनी थी, तो 19 जनवरी से बनी थी, ठीक है? अगला पॉइंट देख लीजिए, वह 1966 से 1964 तक सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही। वो कई कार्यभार मतलब जो कार्यभार होते हैं वो संभाल चुके हैं। उन्हें आप बायोग्राफी पढ़िएगा उनका, श्रीमती इंदिरा गांधी का बायोग्राफी आप पढ़िएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि अभी क्या क्या किए थे वो, ठीक है? अब इनके कुछ तीसरा पॉइंट है वो आप जान लीजिए। श्रीमती गांधी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार संभाले, ठीक है? जनवरी 1980 से वह योजना आयोग की अध्यक्ष रही। कब से? तो 1980 से योजना आयोग की अध्यक्ष रही। जनवरी 14 जनवरी 1980 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनी, ठीक है? तो इसमें डेट दिया है कि कब से बनी वो फिर से, तो 14 जनवरी 1980 में फिर से वो प्रधानमंत्री बनी। और वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थी ही तो 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है? उनकी आप बायोग्राफी पढ़िएगा, मैंने पहले बोल दिया है तो आपको पता लग जाएगा कि उनका जो बायोग्राफी है किस किस तरह से है और कौन कौन से कार्य किए हैं, वो कब जन्म लिया, कहाँ की रहने वाली थी, किनकी बेटी थी और किनकी पुत्री थी और किनके साथ शादी किया था, ठीक है? आपको सब पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू अंबेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में किया गया है, ठीक है? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है? इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। और ये जो दुनिया के जो है सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है? दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भारत में बनाया गया है, जो कि
जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन मतलब इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में शुक्रवार को यानी कि कल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट है आप जान लीजिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया? तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है? तो ये मुख्यमंत्री है कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी ऊंचाई जो है 206 फीट है, यानी कि जमीन से लेके 206 फीट है ऊपर, है ना। और इसको स्टैच्यू ऑफ सोशल मीडिया जस्टिस नाम भी दिया गया। ठीक है, इनका अगला पॉइंट देख लीजिए। 206 फीट ऊंचाई है, इनमें कितने खर्चे आए हैं? तो 404 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। ठीक है, इनका क्या नाम दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ठीक है, इनसे पहले भी भीमराव अंबेडकर का ही स्टैच्यू बनाया गया था, तो वो भी बहुत बड़े थे। ठीक है, लेकिन ये दुनिया में सबसे नंबर 1 जो है अभी बनाई गई है। कितने फीट की? तो 206 फीट की। किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, कौन सी मूर्ति बनी है, कौन सी स्टैच्यू बनी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू बनी है। आप इनके बारे में ही बायोग्राफी पढ़िएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बायोग्राफी क्या कहता है इनके लिए, है ना, मतलब क्या क्या किए हैं। ठीक है, अंबेडकर जो थे एक बहुत ही नीच परिवार से जन्म लिए थे, तो आप बायोग्राफी पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, कितने स्ट्रगल थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश के मून मिशन चांद पर सफल लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन गया है? ठीक है, तो पहले जो था हमारा देश भी नासा कर चुका है, अभी जो है ये भी जो भी देश है यानी कि जापान देश बनाया है, तो जापान देश ने भी अपना मून मिशन पर चांद पर लैंडिंग सफल लैंडिंग कर दिए हैं। ठीक है, तो ये 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो कौन सा देश है? तो जापान देश है। इनके कुछ पॉइंट है आप जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। जापान की एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ नासा है जो कि ये काम करती है, तो यहाँ पे JAX से जाक्सा है। तो जापान एजेंसी जाक्सा ने कम्युनिकेशन होने की पुष्टि की, चांद पर सफल लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन गया। ठीक है, तो 5वां देश कौन सा बना है? तो जापान बना है। चलिए इनके कुछ पॉइंट है वो जान लीजिए। जापान के मून मिशन स्नाइपर ने शुक्रवार देर रात, ठीक है, भारतीय समय अनुसार चांद पर सफल लैंडिंग कर ली। ठीक है, तो उन्होंने रात में करीब 11-12 बजे वो किए होंगे, तो ये बोल रहे हैं देर रात उन्होंने सफल लैंडिंग कर ली है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे रूस है जो कि भेज चुके हैं। चीन है जो कि भेज चुके हैं। अमेरिका जो है वो भी भेज चुके हैं। चीन जो है 3-3 बार भेज चुके हैं। अमेरिका भी भेज चुके हैं कितनी बार। और भारत के बाद जापान चांद पर मून मिशन सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो 4 नंबर पहले थे, तो चौथे नंबर पे भारत था, अभी 5वां नंबर पे जापान बन गया है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है? तो अभी जो विवाद चल रही है मालदीव, है ना, लक्षद्वीप मालदीव, तो ये मालदीव विदेश मंत्री जो हैं मुस्सा जमीर, उन्हीं के साथ मिलकर बातचीत की है। ठीक है, तो मालदीव के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। उसमें जो निकालने की हमारी सेना जो निकालने की बातचीत कर रही है, उन्हीं पे वो बातचीत चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान यानी कि अमृत 2.0 परियोजना का भूमि पूजन किया गया? ठीक है, तो महाराष्ट्र के किस शहर में? तो सोलापुर शहर में। किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल अभियान अमृत 2.0 के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट जान लीजिए। कितना करोड़ रुपया है? तो 1201 करोड़ रुपये। ठीक है, इनका अगला पॉइंट जान लीजिए। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 90,000 से ज़्यादा घर बनाए गए हैं। तो 90,000 से ज़्यादा घर बना दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, उनका जो आवास योजना चालू रहता है, तो उन्हीं में 90,000 जो घर हैं वो बना दिए हैं। उनमें से मतलब कल ही के दिन यानी कि 19 जनवरी के दिन, शुक्रवार के दिन, उन्हें कितने लोगों को अपने अपने घर की चाबी भी दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
परिसर का उद्घाटन किया गया? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, कौन सा सेंटर है? तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, जो कि कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। बेंगलुरु के बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिनका शॉर्ट नाम है BIETC, परिसर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है। ठीक है, कितने एकड़ में? तो 43 एकड़ में फैला है। इसे बनाने में करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया गया। इसमें कितने बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी? ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का जो ऐलान किया गया है, इसमें 19 बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी। ठीक है, इनके कुछ आप पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार पुरस्कारों के लिए 19 बच्चों को चुना गया है। कितने बच्चों को चुना गया है? तो 19 बच्चों को चुना गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जाएगी, है ना। पुरस्कार कब से शुरू होगी? तो 22 जनवरी को विज्ञान भवन में एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। तो भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है ना। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने जजों को न्योता भेजा है? ठीक है, तो 5 जजों को न्योता भेजा गया है। ठीक है, रामलला जो 22 जनवरी को जो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा, उसमें 5 जजों को भी न्योता भेजा गया है। ठीक है, कितने सारे सेलिब्रिटी उसमें आएंगे, जिसमें से अमिताभ बच्चन, अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार, इन सबको भी भेजा गया है। तो 5 जजों को भी यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, और 5 जजों कौन है वो आप जान लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा ये कौन लोग हैं। पॉइंट्स सुन लीजिए आप। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 5 जजों को न्योता दिया गया है। ठीक है, तो जो विवाद हुए थे उस समय 2019 में, उसमें यही 5 जज थे जो कि फैसला किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जान लीजिए। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा पूर्व CJI रंजन गोगोई, इसमें 5 के नाम दिए गए हैं, जिसमें से चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़, उसके अलावा CJI रंजन गोगोई, तीसरा जो है जस्टिस S बोबडे, चौथा जो है जस्टिस अशोक भूषण, और पांचवा जो है जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल है। ठीक है, ये 5 जजों का नाम है, आप याद कर लीजिए। ये 5 जज जो है उस संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाएगा, ना कि बाबरी मस्जिद यानी कि मस्जिद बनाया जाएगा। ठीक है, तो यही 5 जज हैं जिनको न्योता भेजा गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए। चलिए, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस शहर में गणतंत्र दिवस तक रोज 2 घंटे फ्लाइट बैन कर दिया है? ठीक है, तो किस शहर में? तो दिल्ली शहर में जो है 2 घंटे तक डेली फ्लाइट जो है बैन कर दिया है, मतलब फ्लाइट नहीं उड़ेगी। ठीक है, मतलब यात्री जो जा रहे थे, आ रहे थे, करीब 1300-1400 फ्लाइट जो है वहाँ पे डेली के आते जाते हैं ना, वहाँ पे डेली टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा एयरपोर्ट करीब 1300 के आसपास उड़ते हैं फ्लाइट। ठीक है, तो वहाँ पे 2 घंटे जो है डेली बंद कर दिया गया है, यानी कि कब तक? तो गणतंत्र दिवस तक, यानी कि 26 जनवरी तक। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। दिल्ली के एयर स्पेस पर प्रतिबंध शुक्रवार 19 जनवरी से सोमवार 29 जनवरी तक लागू रहेगा। तो यहाँ पे लिया गया है कि 29 जनवरी तक, तो 29 जनवरी तक जो है ना, ये 26 जनवरी तक ही है, लेकिन 29 जनवरी तक, 26 से 29 जनवरी तक इसलिए बोला गया है ताकि वहाँ पे जो है 2 घंटे नहीं, यहाँ पे ज़्यादा देर चालू रहेगा, मतलब कम रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 घंटे फ्लाइट बैन कर दिया गया है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 26 से 29 जनवरी तक। ठीक है, तो ये 26 जनवरी तक ही बैन किया गया है, 2 घंटे तक। ठीक है, आप इतना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। 19 जनवरी से 25 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट्स का टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कब से? 19 जनवरी से 25 जनवरी तक, मैंने बोला ना, तो क्लियर कर लीजिए आप पॉइंट। तो 19 जनवरी से 25 जनवरी तक जो है 10 बजे से लेके
दोपहर 1:30 बजे तक जो है फ्लैट लैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। वो किसके लिए है? तो जो भी नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश के, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किसके लिए है। विमानों के टेक ऑफ लैंडिंग पर रोक रहेगी, वायुसेना और राज्यपाल मुख्यमंत्री की उड़ानों की छूट रहेगी। तो वायुसेना, अगर जो भी मंत्री होंगे वहाँ के, जो कि आवाजाही मतलब आवाजानी करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो उनके लिए, मंत्री के लिए सिर्फ, जो कि वायुसेना के अध्यक्ष होंगे कोई, या कोई कर्नल होंगे, तो उनके लिए नहीं है। सिर्फ जो नॉर्मल व्यक्ति होंगे, बिजनेसमैन वगैरह, या कि नॉर्मल जो जाते रहते हैं, उनके लिए ये 2 घंटे फ्लाइट बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो किस शहर में? तो दिल्ली शहर में। अगला क्वेश्चन है, चलिए 19 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आप देख लीजिए, है ना। देखिए, आप करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं ना, तो सुबह 7 बजे आपकी क्लास आती है, 6 बजे क्लास आती है, 8 बजे क्लास आती है, तो आपको जो है एक दिन पहले का ही पूरा बताया जाता है ना। तो करंट अफेयर्स उसी को बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सुबह सुबह ही सारा का सारा पूरा दिन, जो सुबह में कुछ हुआ भी नहीं है पूरे दिन में, वो भी आपको बता दे। तो ये एक दिन पहले की होते हैं, ठीक है। तो 19 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, वो आप जान लीजिए। 2020 में भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ठीक है। इसे आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर दागा गया था, और इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। कितनी बड़ी बात है। भारत का कौन सा परमाणु हमला था, कहाँ पे जांचा गया? तो आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पे जांचा गया था, ठीक है। कौन सा मिसाइल? तो बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है वो जान लीजिए। 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन एक्टिव किया गया था। तो पहला कंप्यूटर वायरस जो था सी ब्रेन, वो कब कब एक्टिव किया गया था? तो 1986 को। कितने जनवरी को? तो 19 जनवरी को, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए। 1960 में अमेरिका और जापान के बीच अपनी सुरक्षा समझौता हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका और जापान की जो लड़ाई चल रही थी, अभी भी जापान के साथ तो चल रही है, हूती विद्रोह के साथ, तो अभी भी चल रही है। तो उनके साथ जो है 1960 में सुरक्षा समझौता हो गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जान लीजिए। 1956 में सूडान अरब लीग का 9वां सदस्य बना था। तो सूडान जो है अरब लीग का 9वां सदस्य बना था। कब बना था? तो 1956 में। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है वो देख लीजिए। 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का जन्म हुआ था। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था 1736 ईस्वी में, ठीक है। स्कॉटिक आविष्कारक थे वो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे बनाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस बना के लाना, इतना डिजाइन करना, और आपको बेहतर तरीका से समझाने की तो मैं कोशिश करता ही हूँ। आपको समझ में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझा सकूँ आपको, है ना। तो आपको मेरे बनाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, मेरे क्वेश्चंस तैयार किए गए आपको अच्छे लगते हैं, जो कि काफ़ी अलग होती है मेरी क्वेश्चंस, जो कि देश विदेश से ली जाती है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ली जाती है। तो आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आपका कोई दोस्त अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ने में अच्छा है, या शुरुआती पढ़ाई से कर रही है, मतलब शुरुआती कर रही है वो कंपटीशन लेवल की, तो उन्हें आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी आप ज़रूर दिखाइए, है ना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ आए इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। साथियों, ये बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में, है ना। आप सब्सक्राइब का भी कोई चार्ज नहीं लगता है आपको। तो आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चलिए साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।